हम बात करने वाले हैं आज उस समय की जब भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया जा रहा था। तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन लगभग लाहौर की तरफ बढ़ रहे थे कि कराची से लाहौर तक हमें रेलवे लाइन लेके जानी है। तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्होंने रास्तों की खुदाई करनी पड़ी और खुदाई करते करते कुछ ऐसे सामान मिले, ऐसी जगह मिली, ऐसी मूर्तियाँ मिली जो हमारे समकालीन समय की तो लग नहीं रही थी। वैसा लग रहा था जिनको वर्षों पहले नीचे दबा दिया गया हो और यह दबे पड़े थे। तो आइए आज जानते हैं कौन से वह स्थल थे, कौन से स्थान थे, क्या कुछ मिला था उस समय और क्या थी वह चीज़ें और किन लोगों की थी। तो मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम केयर 14 पे। तो आज हम जानेंगे इन रहस्यमय बातों को और कुछ ऐसे तथ्य जो हमारे परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो हमारे भारतीय इतिहास से, पुरातत्व इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। बात है लगभग 1826 की, जब चार्ल्स मेनन नाम के एक व्यक्ति ने 1826 में जब चार्ल्स मेनन नाम के एक व्यक्ति ने खुलासा किया कि कोई जगह है जो लगभग हमारे जैसी दिखती नहीं है। ठीक है, आज के समय में तो ऐसा कुछ है नहीं जो उस जगह से मेरे को मिला है। लगभग वह क्या है, अलग है हमसे। तो इतना गौर नहीं किया गया उसकी बात पे। तो लगभग हम कह सकते हैं इसके बारे में उल्लेख 1826 से शुरू हो चुका था। चार्ल्स मेनन ने इसके बारे में बताना शुरू कर दिया था, लेकिन हमें इतना कुछ चार्ल्स मेनन से नहीं पता। तो धीरे धीरे हम बढ़ते हैं 1850 में। 1850 में हमारे पास दो भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन दो भाई थे। इन्होंने उसके बारे में बताना शुरू किया कि यह लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे और इन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसे सामान मिला है कि आज के समय से तो ये मेल नहीं खा रहा। हो सकता है किसी ने इसको नीचे दबा दिया हो और दबाया भी इतने बुरे तरीके से है कि इसको हज़ारों साल हो गए हों, क्योंकि हमने देखा है पिछले समय से तो हमारे पास ऐसी कुछ चीज़ें वर्तों में नहीं हैं, प्रयोग में नहीं हैं। तो लगभग इनकी बातों पर गौर किया गया और आते आते हमें एक स्थल के बारे में पता लगा जो सबसे पहले खोजा गया। जॉन विलियम ब्रंटन और इनकी खुदाई के बाद इनकी जो आने से जो सामान मिला था जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन से। अब लगभग चार्ल्स मेनन की बातों को जो 1826 में चार्ल्स मेनन ने कहा था, वो बातें लगभग आज जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने भी दोहरा दी थी। तो हम फिर बात करते हैं लगभग भारतीय प्राग ऐतिहासिक स्थलों को खोजने के लिए एक नाम सामने आया और उसने, जब लगभग बंगाल विभाजन हो चुका था, उस समय के वाइसराय थे हमारे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने बंगाल विभाजन तो कर दिया था, लेकिन इसी समय एक और व्यक्ति भारत में था जिसने एक विभाग की स्थापना की जिसको हम कहते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग इसकी स्थापना भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करते हैं वो हैं हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय इतिहास की भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इस विभाग का कार्य था कि भारत के जो प्राग ऐतिहासिक स्थल हैं उनको खोजने का कार्य करना। और हम लगभग भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम को ही मानते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता के रूप में हम अलेक्जेंडर कनिंघम को ही मानते हैं। तो यह कुछ टॉपिक थे, कुछ बिंदु थे जो हमारे परीक्षा के लिहाज से
महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें हैं जो हमारी परीक्षा में हमें औरों से बेहतर बनाएंगी। तो लगभग हमने अभी तक 4 बिंदुओं पर फोकस किया है: चार्ल्स मेनन, जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, भारतीय पुरातत्व विभाग और अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अब हम बात करने वाले हैं 1850 के बाद, जब बात आई थी कि रेल की खुदाई हुई और पटरियां बिछानी शुरू की, ईंटें, पत्थर, कुछ सामान प्राप्त हुआ, उनके बारे में बताना शुरू किया और हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है और लगभग अलेक्जेंडर कनिंघम इसके जन्मदाता के रूप में माना जाता है। अब बात आती है एक स्थान की, जिसको हम नाम देते हैं हड़प्पा। हड़प्पा एक नाम है हमारे पास, एक स्थान का नाम है। हड़प्पा हड़प्पा एक स्थान जिसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई और इसके साथ ही लगभग 1922 में एक और स्थान की खोज की जाती है, मोहनजोदड़ो की। तो वह की जाती है राखलदास बनर्जी द्वारा। इन लोगों ने उस स्थान को जब खोदा तो लगभग पता चला कि एक ऐसा युग, मानव इतिहास का सुनहरी युग धरती के नीचे दबा पड़ा है, जो हमसे पहले एक अच्छी व्यवस्थित तरीके से रह रहे थे। तो इन स्थानों की खुदाई को अब ज़ोर शोर से किया जाने लगा। लगभग इसके बारे में हमें 1921 में दयाराम साहनी की हड़प्पा की खोज के बाद पता चलता है। तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम हम जो उपयुक्त नाम देते हैं, वह नाम देते हैं हम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उन बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम आपके परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ऐसे फैक्ट लेके आएंगे जो आपकी परीक्षा को दूसरों से बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है हड़प्पा का। हड़प्पा एक ऐसा स्थान है जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी, क्योंकि इसी स्थान की खोज करने के बाद हमें इस सभ्यता का नाम देने से महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त होते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती हैं। और हड़प्पा सभ्यता ही इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो स्थान खोजा गया वह क्या था? हड़प्पा। अगर हम इसके खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता हमारे पास दयाराम साहनी हैं। दयाराम साहनी जी ने 1921 में इसकी खोज की थी। तो हम एक महत्वपूर्ण बिंदु हम नोट कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थान क्या है? हड़प्पा। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगर हमसे साल पूछ लिया जाए तो वह साल होगा 1921। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। इसी वजह से हम आज इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम देते हैं। तो दूसरा हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि हड़प्पा से क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी। उसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपके उन सभी बिंदुओं को कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमारे हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण हैं और हमारी परीक्षा की लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम अगले बिंदु पे नज़र डालते हैं। तो अगला बिंदु है हमारे पास मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज होती है लगभग 1922 में और इसकी खोज की जाती है राखलदास बनर्जी द्वारा।
अब हमारे पास अगला बिंदु है, इसके बाद हड़प्पा के बाद खोजा गया स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, जिसको हम मृतकों का टिल्ला भी कहते हैं, मृतकों का टिल्ला भी जिसको कहा जाता है। अब हमारी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पा का दूसरा खोजा गया स्थान कौन सा था? मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। अगर हमसे साल पूछ लिया जाए तो लगभग हमारे पास 1922 का वह समय था जब हमें मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला। और लगभग यह 2 ऐसे स्थान थे जिनको हम हड़प्पा सभ्यता की राजधानियां भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां भी हम इनको कहते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। लगभग इसी क्रम में खोजों और खुदाई का सिलसिला जारी रहा। लगभग आज तक इन स्थानों की खुदाई चल रही है और कुछ ना कुछ इन स्थानों से मिलता रहता है और हम उनको इन स्थानों से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें हमारी जानकारी और हमारे इतिहास को जानने में हमें महत्वपूर्ण बातें पता लगती रहती हैं। तो इसी तरह अगर हम परीक्षा के लिहाज से इन बिंदुओं को देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए नज़र डालते हैं अगले बिंदु पर। तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है और हमें इस पर चर्चा भी करनी चाहिए। तो हम इस पर चर्चा करते हैं, जो क्या है? सरस्वती नदी, जिसका सबसे ज़्यादा उल्लेख आपको ऋग्वैदिक काल में भी देखने को मिलता है। अब हम में सबसे ज़्यादा क्या है कि यह सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे जब हमने खोज की तो बहुत सारे स्थान थे जो सबसे ज़्यादा पहले सिंधु नदी के किनारे पाए गए, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा गया। फिर इसके लगभग बहुत सारे स्थान थे जो सरस्वती नदी के किनारे, जो आज के समय में विलुप्त हो चुकी है, उसके किनारे पाए गए, इसीलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाने लगा। पर लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत था कि लगभग ज़्यादा स्थान सिंधु और सरस्वती दोनों नदियों के बीच में पाए गए हैं, तो इसको इन्होंने एक और नाम दे दिया, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक और नदी जो सरस्वती है उसके किनारे भी स्थान पाए जाने के कारण जैसे जैसे खोजकर्ताओं का सिलसिला जारी रहा, उन्होंने स्थानों को देखा और नदी की लोकेशन के आसपास जैसे मिले, उन्होंने बताया कि यह बहुत सारे स्थान हैं जो इन नदियों के किनारे पाए जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने हड़प्पा सभ्यता ना कहते हुए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा, या सिंधु घाटी की सभ्यता कहा, या सरस्वती नदी की सभ्यता कहा। अब हम चर्चा करने वाले हैं इसके अगले बिंदु पे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। लगभग हर एक बिंदु जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, यह आपकी परीक्षा में कुछ ऐसे तथ्य आपको ज़रूर देगा जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित जरूर होंगे। अब जो अगला बिंदु है वह है कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। उसके भी कुछ कारण हैं कि जब इस सभ्यता को खोजा गया, इनके स्थानों को देखा गया, तो इसमें सबसे पहले मिलने वाली जो मिश्र धातु थी वो थी कांसा। कांसा तांबा और टिन से मिलाकर बनाया जाता है। तो लगभग इसमें जितने भी बर्तन या कुछ ऐसे औजार या कुछ ऐसा सामान जो धातु से बना हो या धातु के रूप में दिखा हो, तो वह लगभग ज़्यादातर कांस्य का ही था। इसीलिए इतिहासकारों ने इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहना ज़्यादा उचित समझा। और हम परीक्षा की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें कवर कर रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसका कारण यह है कि इसमें कांस्य की प्राप्ति हुई है, क्योंकि ज़्यादातर औजार, बर्तन और
धातु के रूप में जो सबसे ज़्यादा वरतों में किया गया है वह है कांसा। इसलिए इतिहासकारों ने इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहना ज़्यादा उचित समझा है, क्योंकि इसके जितने भी क्षेत्र हैं, जो भी भौगोलिक खंड हैं हमें प्राप्त हुए हैं, उन क्षेत्र से लगभग कांसा की प्राप्ति हुई है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि कौन से युग से, कौन से धातु युग से हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को जान सकते हैं, तो वह है कांस्य युगीन सभ्यता। अब हम इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो हम चर्चा करने वाले हैं, तो देखते हैं अगला जो बिंदु है। तो जो अगला बिंदु है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, वह है भारत के अलावा जो बिंदु थे, जो क्षेत्र थे, वह थे दक्षिण बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है। उसके अलावा मुंडीगाक और सुरतगोई, यह अफ़गानिस्तान के दो क्षेत्र हैं जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। या कुछ ऐसी चीज़ें जो भारत में भी पाई गई हैं और इन स्थानों पर भी पाई गई हैं, और उनका आपस में मेल जोल काफ़ी है और काफ़ी इन वस्तुओं में समानता पाई गई है। इसलिए इन स्थानों की खुदाई से प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं को भी हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं करार दिया गया है। लगभग दक्षिण बलूचिस्तान, सिंध प्रांत पंजाब प्रांत पाकिस्तान का, और ये अफ़गानिस्तान के दो स्थान हमें हड़प्पा सभ्यता में ज़रूर देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि परीक्षा की दृष्टि में इनसे कुछ क्वेश्चन बन सकें कि दक्षिण बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, मुंडीगाक, सुरतगोई, क्या यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं? तो बिल्कुल यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। तो हम परीक्षा की दृष्टि से इन बिंदुओं को भी नकार नहीं सकते। तो इस सभ्यता से अगला जो बिंदु है हमारी परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, वह है इसके भारत में पाए जाने वाले क्षेत्र। भारत में पाए जाने वाले क्षेत्र में हम सबसे उत्तरी सिरे से शुरू करके दक्षिण की तरफ जाएंगे, फिर पूर्व और पश्चिम की तरफ भी इनको देखेंगे। अगर हम सबसे उत्तरी देखें तो हमारे पास जम्मू कश्मीर का मांडा है, जम्मू कश्मीर का मांडा। और इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर से देखें कि हमारे पास कौन सा हो सकता है, तो वह है जम्मू का मांडा। ये मांडा हमारा चेनाब नदी के तट पर है। मांडा स्थान है जो चेनाब नदी के तट पर है। अगर हम पंजाब में बात करें, पंजाब में इसके बहुत सारे स्थल हैं, रोपड़, संघोल, और भी जैसे जैसे खोजें की जा रही हैं, कुछ पुरातत्व इतिहासकारों द्वारा या पुरातत्व विभाग द्वारा इनकी जानकारियां साझा की जा रही हैं। लगभग हरियाणा से कुछ स्थान संबंधित हैं, जैसे बनवाली, राखीगढ़ी, सिसवाल, और ये हमारे हरियाणा के स्थान हैं जो महत्वपूर्ण हैं। बनवाली और राखीगढ़ी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं। अब इन स्थानों से मिलने वाली वस्तुओं की भी चर्चा हम एक अलग वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम भारत में मिले हड़प्पा सभ्यता के स्थानों को कवर करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस क्षेत्र में हमारे ये स्थान पाए गए हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा है, जहाँ से काले रंग की चूड़ियों की प्राप्ति हुई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर सबसे महत्वपूर्ण स्थान हड़प्पा सभ्यता का माना गया है। उसके बाद गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थान यहाँ के पाए गए हैं, इसीलिए इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र और खंभात की खाड़ी का क्षेत्र। खंभात की खाड़ी का जो क्षेत्र है उसमें देखेंगे, और कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र है उसमें हम अलग अलग स्थानों को पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो कंप्लीट क्षेत्र है, अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो त्रिभुजा आकार का था, क्योंकि यहाँ से जम्मू और यहाँ से हमारा लगभग अफ़गानिस्तान तक, और इधर हमारा महाराष्ट्र से, और बीच में पश्चिम में हमारा पूर्वी तट पर हमारा क्या होगा, यूपी का
आलमगीरपुर, यूपी का आलमगीरपुर। अगर उत्तरी बात करेंगे तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। अगर हम पश्चिमी बात करेंगे तो हमारा अफ़गानिस्तान आ जाएगा, और अगर दक्षिण की बात करेंगे तो महाराष्ट्र आ जाएगा। यह 4 स्थान हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हमें पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य या कौन से राज्य हैं जो हमारे उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी सिरे में हैं। भारत में इसका जम्मू कश्मीर, यूपी और महाराष्ट्र, ये तीन क्षेत्र हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर उत्तरी को, यूपी हमारा पूर्वी को और महाराष्ट्र हमारा लगभग दक्षिण हिस्से को दिखा रहा है। और सुत कांगेडोर यहाँ से लगभग हमारा बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के आसपास का एरिया है जो हमारा दक्षिण में पाया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कौन से हैं, किस नदी के किनारे हैं, क्योंकि यह नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तो अब देख रहे हैं कौन सी नदी हैं जो हमारे इसके हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करती हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले चेनाब की, तो चेनाब नदी सबसे उत्तर में, इस सभ्यता के क्षेत्र की सबसे उत्तरी नदी अगर हम किसी को कहें तो चेनाब। इस नदी के किनारे हमें मांडा स्थल की प्राप्ति हुई है। अगर हम उत्तरी छोर की बात करें हड़प्पा सभ्यता का, तो चेनाब नदी के किनारे मांडा है जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पूर्वी छोर की, अगर पूर्वी छोर की बात करें तो पूर्वी छोर पे हमें आलमगीरपुर मिलेगा। आलमगीरपुर ये हमारा यूपी का है और ये हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे हमें सबसे पूर्वी छोर पर मिलेगा। अगर हम बात करें दक्षिणी छोर की, तो सबसे दक्षिणी छोर पर हमें महाराष्ट्र का दैमाबाद ये हमारा महाराष्ट्र का है और गोदावरी नदी के तट पर है। और अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी छोर की, ये सुत कांगेड़ और दाशक नदी के किनारे है। अगर हम सबसे दक्षिणी छोर की बात करें तो सुत कांगेडोर ये हमारा सबसे पश्चिमी शोर है जो दाशक नदी के किनारे है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और कुछ ऐसे तथ्य जो हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उनको हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो बने रहिएगा हमारे चैनल एग्ज़ाम केयर 14 पे, और हम आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, इतिहास के, राजनीति के, हम उनको कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम।